अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और लाहौर से मुझे खुसूसी तौर पे आज ज्वाइन किया है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सदीक साहब ने। अजहर सदीक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मरीम नवाज का केस था, आप प्रोसिक्यूटर थे नैब के, मैंने इसलिए जरूरी समझा कि हम इनसे मालूम करें कि भाईजान हुआ क्या है। मरियम नवाज जिनके खिलाफ पाकिस्तान के इदारों ने इन्वेस्टिगेशन की है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि दो लोग थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के और आईएसआई के। आज ऐसा लगा कि पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें कह दिया कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो झूठी थी, गलत थी, मेरिट पर नहीं थी। मुझे तो सर बीइंग अ पाकिस्तानी यही समझ में आई है। बताएं सर क्या हुआ। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ऑफिशियली पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें अपॉइंट हुआ था और 2 हियरिंग मैंने अटेंड भी की थी। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद नई हुकूमत आई, उन्हें अंदाजा था कि मैं को मेरिट पे बात करने वाला आदमी हूँ। मैं को केसेस को निटिगेटिव बहुत ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं तारीखी तौर पर इस केस से बहुत अटैच हूँ। मुझे चुपके से कह दिया कि आप पेश ना हो। मैंने कहा मुझे मुझे आप विड्रॉ कर लें। आप उन्होंने विड्रॉ नहीं किया और उन्होंने चुपके से साइड पे रहने का कह दिया। आखिर जो लोग भी थे सामने, हर एक को पता है, उन्हें भी अंदाजा है। आप देखें, दूसरा जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी आज पेश नहीं हुए, उस्मान चीमा, वो क्यों नहीं तबीयत पेश हुए? तबीयत खराब थी ना। अच्छा, कोई सर्टिफिकेट तो नहीं आया होगा ना? अच्छा चलें, बहरहाल बहरहाल चलें इस बात को। वो यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे लंदन के डॉक्टर सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान सर्टिफिकेट लेना कौन सा मसला था। हाँ, वो डॉक्टर अदनान, आपको पता है, मैं तो इत्तेफाक करता हूँ आपकी उस बात से। डॉक्टर अदनान से बड़ा डॉक्टर तो यहाँ हमारे यहाँ है नहीं ना। तो मुझे जरा, मैं ना आपके लिए वो बड़ी जबरदस्त जो वो एक शेर मैंने ना, वो आज मैं बड़ा बड़ा दिल कर रहा है मेरा वो दुखी शेर हुए पढ़ने को, तो आपके प्रोग्राम में दुखी जरूर हुए। पढ़ना है मैंने। चले चले। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। बस ये मैंने कोशिश की है बिल्कुल एक ठीक है। शेर के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी मेरी आपसे दरखास्त ये होगी और हम जानना ही चाह रहे हैं, चूंकि एक तासुर ये मैं मिला कि प्रोसिक्यूटर बी टीम बी बनकर नैब जो थी वो खेल रही थी। आप अगर अदालत के सामने हकायक ही नहीं रखेंगे, अगर डिफेंस जो है वो पेश ही नहीं किया जाएगा, और फिर जिन निकात के ऊपर पहले से तय कर लिया जाए कि जनाब आपने इस पे बात करनी है, इस पे नहीं करनी, तो फिर सर आसानी हो जाती है अदालतों को फैसले सुनाने के हवाले से। और मैंने तो आज अपने प्रोग्राम में भी ये कहा कि ये जो आपकी सर बरादरी है ना वकला की, वो मुतादिद दफा हमने पाकिस्तान में ये देखा कि बहुत सारे हमारे वकील भाई जो हैं वो दूसरी पार्टी के साथ भी जो है वो साजबाज हो रही होती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा ये होता है कि नहीं अच्छा होता। अच्छा। आज बी टीम बनकर खेला है, मुझे तो सर यही मिला। मैं ये चाहूंगा कि अदर साहब ये बताएं कि जो केस के मेरिट्स हैं, चूंकि नैब की जिन शिकों के तहत मरियम को सजा हुई थी वो भी मौजूद है, और फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगला प्रोसीजर क्या होगा मरियम के इस केस के अंदर, क्योंकि अपील जो अच्छा है वो नैब ने दायर कर दी है। अगर उसे भी हुदैबिया केस के मुताबिक या तहत अगर अगर उसे टाइम बार कर दिया जाए तो फिर भी मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं ना वो आपको याद होना चाहिए कि इसमें बुनियादी तौर पर जो केस शुरू किया था ना, जब पनामा आया था, असद खल की तरफ से एक कंप्लेंट फाइल हुई नैब में। मेरे अपने लेटर हेड से मैं बकायदा उस कंप्लेंट को परसू करता रहा। फिर हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर कर दी, सिंगल जज के पास लगा, वहां से डिवीजन बेंच के पास गया, और लार्जर बेंच गालबन जुलाई या अगस्त में बन गया था। यहाँ तो सितंबर या अक्टूबर में मामला शुरू हुआ था, या नवंबर में। तो उस वक्त तक मैं ये और हमें ज्यादा फैक्ट्स का पता है इसके अंदर। 2-3 चीजें जरा समझ लीजिएगा जो बहुत जरूरी है। पहली तो बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस की पीएलडी 2017 वाली जजमेंट अगर आप पढ़ लें, तो उसके पैराज में बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि प्रॉपर्टीज की इन्होंने ओनरशिप मानी है। जब मान लिया तो फिर आगे तो बात खत्म हो जाती है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, वो सेटिस्फाइड तो नहीं ना हुआ। फिर साथ ही साथ देख लिया जाए आर्टिकल 177 कानून शहादत को, और आसफ सईद खोसा साहब थे उस सारे मामले में उस बेंच के अंदर, तो समझने के लिए जरा बड़ा जरूरी है। आपको याद होगा 126 दिन ये हेयरिंग चली थी, कोई सबूत ना आए, कतरी खाता आ गया, खच्चरों और घोड़ों पे अपना गल्फ स्टील मिल का जिक्र आ गया। पर गल्फ स्टील मिल के हवाले से ताकीक देखी, जमीनें पता की, कोई था ही नहीं, हवा में सारी बातें थी। और
जो खुद कह रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जायदादें हैं और इसकी बेनिफिशियल ओनर है मरियम नवाज है। मरियम के ऊपर जो चार्ज था वो था ट्रस्ट डीड जाली होने का और अपने बाप की मुआवनत करना इस जाली यानी ये सारी जायदादों को छुपाने में। और आपको याद है हम लोगों ने बड़ी एक कोशिश की थी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के एक्ट बनाया था इमरान खान साहब के दौर में, वो उसको पास ही नहीं होने दिया। अच्छा वो था क्या, वो जरा समझना क्या, आप लंदन में है, लंदन की डॉक्यूमेंट के अगर मैंने यहाँ इस्तेमाल करना है कि ये लंदन की डॉक्यूमेंट है असली है, तो जब तक मेरा आपकी गवर्नमेंट के साथ मुआहदा नहीं होगा वो डॉक्यूमेंट आप मुझ तक ऑफिशियली नहीं देंगे, वो मैं कानूनी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कॉपीज निकलवाई, सर्टिफाइड कॉपीज आ गई, वो रिकॉर्ड पे लगा दी, उसमें प्रॉपर्टी की कीमत भी थी। दूसरा सवाल जो अदालत ने रखा वो कीमत के हवाले से, कीमत का तो तयन नहीं किया। यानी यहाँ नैब को अगर मान लें चले कीमत का तयन नहीं किया, नीलसन और नेस्कॉम के हवाले से प्रॉपर्टीज की मलकियत थी, ये ऑफशोर कंपनी या बीवीआई कंपनी क्लियरिंग होती है, कॉर्पोरेट अनवेल करना पड़ता है। तो ये तो केस है, ये तो केस फिर क्या था, ये तो रिमांड का केस था ना, कि अगर कोई चीज रहेगी, यानी ये नहीं था कि सबूत ही कोई नहीं है, प्रॉपर्टी अपनी जगह मौजूद, प्रॉपर्टी की ओनरशिप मौजूद, बेनिफिशियल ओनर मौजूद, एडमिटेड चीजें मौजूद, तो ये तो हो सकता था डिमांड का केस। लेकिन ये एक्विटल का केस मेरी खुद समझ से बालातर है। यानी बहसियत कानून 126 दिन की मुझे याद है हियरिंग हमने अटेंड करते थे काफी। फिर आपको याद है जेआईटी बनी थी 60 दिन के लिए, कोई सबूत ना आ सका। फिर 5 दिन की हियरिंग फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई, फिर नैब की इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर नैब का ट्रायल। को आज भी बता दें कि इस प्रॉपर्टीज का ओनरशिप के हवाले से पैसा कैसे गया, कोई प्रॉपर्टीज पता नहीं। कैसे परचेज की, कोई सबूत है? अच्छा इससे आगे चलते हैं। आपको पता है मैंने बड़ी ताकीक की, ये कहते रहे कि हमारे दादा हजूर बड़े अमीर थे। अच्छा वो मैंने 1998 की एक रिटर्न निकाल ली उनकी, वो मैंने भी नौ देखी लाख बिल्कुल। 9,36,311। अच्छा वो भी उन्होंने कहा आमदन वो उसमें एडिशन हो गई कुछ को 50 लाख के करीब आमदन मान को चैलेंज किया उनको, और 2015 में वो सेटिसाइड हुई, यानी 50 लाख से वापस 9,36,200, यानी 1998 में ये 9 लाख की आमदन थी, तो ये अरबों की जायदादें कैसे खरीद ली। अच्छा चले हम इससे भी आगे चलते हैं। आपकी इनकी प्लानिंग देखें, जैसे हुदैबिया के केस में जब नहीं थे हालात अच्छे, फाइलें दबवा दी। ये भी आप जिस तरह देखें ना, लटका 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 के ये अपील 2000 गालबन 18 से चली आ रही है, 18 से, और फैसला अब आगे अगर हुआ तो ये लटकाने का मकसद क्या था, हालात प्रॉपर टाइम साजगार, वेट। हालात साजगार सर। भैया हुदैबिया में ये किया था ना, हुदैबिया में जब डाइसेंट आया तो ये फाइल दब गई, वो एक एक साल जुमला बाद। वो एक जुमला था एतजाज एहसन साहब का। एतजाज एहसन साहब, आपको याद है ना कि तहरीक चल रही थी तो उनकी एक नज्म बड़ी मशहूर थी, और वो नज्म का एक जुमला था कि असली मुंसिफ फिर आएंगे। तो सर फिर ये इंतजार आएंगे। कर रहे थे उन असली मुंसिफों का जो इस खानदान को फायदा पहुंचाएंगे। तो आई हैव नो डाउट, और मैं तो सर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हम आज सवाल करने में बिल्कुल हक बजानिब है कि जब ये कुछ हो रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन हुई सुप्रीम कोर्ट और फिर नीचे नैब अदालत देंगे जो फैसले दिए, क्या उस वक्त इन्वेस्टिगेशन गलत थी कि आज गलत है? उस नहीं वक्त अगर इन्वेस्टिगेशन गलत तो थी, बिल्कुल सॉफी थी। सर फिर ये अदालत को क्यों, गलती कहां पे हुई, क्या गलती हुई? नैब ने देखिए मैं बी टीम बनकर खेला, शवाहिद डिफेंस सामने प्रेजेंट ही नहीं किया, दलील ही नहीं दी गई, किस कानून और किस कायदे के तहत जो है उस केस का दिफा करना था जो नहीं किया गया। या फिर हम एक जुमला, पाकिस्तान में आज मेरी एक जज साहब से बात हो रही थी, वो ये कहते हैं कि हम पूरी कौम को एक बीमारी लग गई है, और वो बीमारी है शक की बीमारी। मैं तो सर ये शक तो मुझे कोई नहीं है, जिस तरह इस वक्त बरतानिया में रात है, पाकिस्तान में भी रात है, मुझे यकीन है, मैंने उनको भी ये कहा कि कोई शक की बीमारी नहीं, इस केस में कम से कम शक की बीमारी नहीं है। क्योंकि सर एक जुमला है, कुछ रोज पहले आप हमारी जरा दो यही। माह पहले 2 माह पहले मेरी तफसील से बात हुई बहुत बड़े कानूनदान से पाकिस्तान में, और शरीफ खानदान के बहुत वो करीब है। उन्होंने कहा कि पहला हमारा टारगेट होगा मरियम नवाज को रिलीफ हाँ देना, जी। और वो फिर उसके बाद ये केस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, अगला मरहला है नवाज शरीफ का। तो सर ये बात आपको बता रहे हैं 2 से 2.5 माह पहले की, और आज जो है वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब प्लानिंग बहुत पहले हो गई थी। अच्छा देखिए एक बात जरा समझने वाली है इरफान हाशमी साहब, तकलीफ इसी बात की है, दुख इसी बात का है कि हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है दोहरे निजाम का, ताकतवर और
یاد رکھیے گا اس خاندان کے بارے میں یہ ہے، یہ چونکہ جیسے بھی حالات ہیں ان کے لیے حالات سازگار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے موسم اچھا ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ یہ پلاننگ کر کے دیکھیں کیا کیا انہوں نے یہاں آ کے. پہلے تو نواز شریف کی اپیل، یہ میں جانتا ہوں لوگوں کو جو یہ پورا گیم پلان بنا رہے تھے، گیم پلان بنا کے یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا کہ نواز شریف کی اپیل ڈسمس کرائی گئی فار نان پروسیکیوشن، جو سینٹ آئے، اب جب مرضی وہ ریوائیو ہو جائے گی. یہ طریقہ کار طے کیا گیا، اور اس کے بعد مریم کا کیس سامنے لایا گیا، اور مریم کا کیس کوشش کی گئی حقائق سے ہٹ گئی. آپ کو یاد ہے اس میں عرفان قادر صاحب آئے تھے، وہ وکیل کے طور پر آئے تھے، آج کل وہ مشیر بن گئے ہیں غالباً موجودہ حکومت کے، آپ کو وہ بھی پتا ہونا چاہیے. جنہوں نے کہا ہمیں جو تھا سمجھنا کہ یہاں پر کیلبری فاؤنڈ کی بہت زیادہ باتیں ہوئی، کیلبری فاؤنڈ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ سچ ثابت کر کے دکھا دیا کہ کیلبری فاؤنڈ جو ہے. دیکھیے نا، دیکھیے عرفان ہاشمی صاحب، یہ ہمارے لیے نا ہمارے منہ پہ تماچا ہے، اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ لائرز موومنٹ کے اندر جو میں تو بڑا کچھ سیکھ گیا ہوں، کون کون سے ججز بھرتی ہوئے، کیا کیا کچھ ہوا یہاں پر ہمارے ہاں. یعنی ہمارے ہاں پاکستان بار کونسل کے ایک پروگرام میں میرے ساتھ 2 ممبرز تھے، وہ دونوں ممبر کا سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے. وہ تو کہ جی سرخرو ہو گئے، میں نے کہا کیا سرخرو ہو گئے، آپ بتا دیں مجھے. آپ تو کہہ دیں کہ کرپشن آپ ان سارے آپریشن رجیم چینج کے اثرات دیکھیں، یہ آ کر آنکھیں بند کر کے ایسے نہیں ہے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں امریکیوں کے، فرانس کے، میں کہ انہوں نے میری نا ایک ٹیک اس کے اوپر، میں یہ رجیم چیز بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا نا عدالت پہ فوکس کر کے سوال آپ کے ساتھ طے کریں. اب اظہر صاحب یہ ہوگا کیا؟ کیونکہ اب اگلا مرحلہ ہے مریم کی اس بریت کو نیب کیا چیلنج کرے گی؟ جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ کر دیا، پتہ نہیں وہ کتنی دیر چیلنج ہوگی، اور پھر نہیں کون سا. غلط بات ہے. نہ اچھا نہیں کیا، نہ نہ نہیں کیا. کتنا میں ٹائم آپ کو ہوتا بتا ہے، دیتا ہوں. کتنا ٹائم ہے اس کو چیلنج کرنے کا، اور پھر اگلی دیکھیے کیا سٹیپ ہوگا؟ اب اپیل فائل کرنی ہے انڈر دی نیب لاس، اور ضابطۂ فوجداری اس پہ اطلاق ہوگا. جو مزیدار بات آپ کو بتانی ہے، میرے تک اطلاع پہلے ہی تھی، ان کو پہلے ہی پتا تھا. اور وہ ہوگا کیا، اس میں ایگزیکٹو بورڈ بٹھائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے بڑا سوچو بچار کیا ہے، جیسے حدیبیہ میں کہا گیا تھا اپیل نہیں بنتی ہے. ابتدائی طور پر یہی بات، یہ تو عوام کا پریشر آئے گا تو یہ اپیل فائل کریں گے، اور اپیل بہت کمزور فائل کریں گے، بڑے لیکوناس چھوڑ دیں گے اس کے اندر، یہ نوٹ کر لیجئے گا آپ. اور اپیل پھر سپریم کورٹ کے پاس جانی ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں سپریم کورٹ جو ہے ریمانڈ کر دے گی اس کیس کو. بریت کا کیس یہ بنتا نہیں، لیکن اب سوال ہے اپیل فائل کی جائے گی، کب فائل کی جائے گی، اب اس سے اگلا جو لائے عمل طے کرنا ہے 2023 میں نا. کریں گے تو پھر تو بھول جائیں آپ سر، سپریم کورٹ میں نہیں، 2023 میں اپیل تو بھول. فائل ہو جائے گی، اپیل فائل ہو کے سائڈ پہ رکھ دی جائے گی نا جی. تو اگلا 2023 سمجھا میں کریں. 2023 میں ہاں، جاگے گی ایک دم سے. وہ 2023 میں جاگتی ہے، 2024 میں جاگتی ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن وہ فائل کر کے. اب اگلا لائے عمل کیا ہے؟ اگلا لائے عمل انہوں نے عوام کو بیوقوف بنایا جی، کہ دیکھیں نا نواز شریف کے اگینسٹ کیس ہی کوئی نہیں تھا. نواز شریف کے اگینسٹ کیسے کیس نہیں ہے؟ یہ جائیدادوں کی جو پیسہ جو آیا ہے، پیسہ بچے تو چھوٹے چھوٹے تھے جب جائیدادیں خریدی گئی، تو پیسہ تو باپ کا ہے اس وقت، اور اس وقت بے نامی یعنی بیسیکلی ڈیپینڈنٹ تھے. وہ ڈیپینڈنٹ کی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہے نئے نیب کے قانون میں بدلی گئی. یعنی ان کا خیال تھا کہ اگر یہ ریمانڈ ہوگا، نیچے جائے گا، تو نئے قانون کو بھی ساتھ استعمال کیا جائے گا. اچھا، یہ بھی ایک کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب نواز شریف آ گیا، بری ہو گیا، اس میں پروٹیکٹیو بیل ہو جائے گی، حفاظتی ضمانت ہو جائے گی، ایک دن بھی. یار خدا را، ڈونٹ میک اے فن آف دی نیشن. جہاں تک اسحاق ڈار ہے، اسحاق ڈار ٹرائل اینڈ ایبسینشیا نہیں ہو سکتا تھا، ایبسکونڈر کے طور پر تھے، تو وہ ایک ملزم کے طور پر آئے، ایبسکونڈنس ختم کرے. یہاں نواز شریف جیسے ہی لینڈ کریں گے، حفاظتی ضمانت تو ملنی نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں سسپینشن ختم ہو چکی ہے، اور ایبسکونڈر ہیں. جیسے ہی آئیں گے یہ جیل جائیں گے، ایبسکونڈر ختم ہو جائے گا، پھر یہ اپیل کی. اور اپیلیں 2 ہیں، ایک تو ایون فیلڈ ہے نا جس میں 10 سال سزا، وہ العزیزیہ بھی تو پڑی ہے، العزیزیہ میں 7 سال سزا ہے. تو یہ اب سوچی بیٹھے نا کہ نواز شریف کو پلیٹ میں رکھ کے، نواز شریف کو بھی جیل کی ہوا کھانی ہے، اڈیالہ جیل میں کھاتے ہیں، یا وہ کھاتے ہیں ادھر اپنا کول لکھپت میں. جو وزیر داخلہ ہیں ہاشم ڈوگر صاحب، وہ تو بتا رہے تھے کہ ہم نے کمرے شمرے تیار کرا لی ہیں،
रंगो रोगन करा दिया हमने उसको, लेकिन इस दफा कहते हैं हम एसी से शायद ना दे पाए उनको, हम कोई कूलर करेंगे, पंखे वाला अच्छा सा कूलर लगा के देंगे, और बाथरूम कह रहे हैं अच्छे रेनोवेट कर रहे हैं हम उसको उनके लिए, कोई एक दो अच्छे मालशीए भी गालबन वो बता रहे थे कि वो हमने चूज किए हैं, और प्लेलेट्स बराबर बरकरार रखने के लिए वो बता रहे थे कि हमने स्पेशल डॉक्टर्स की टीम एक्सपर्टी की भी बुलाई है कि जो प्लेलेट्स ठीक रख सके। सर ये अब अगली स्टेज क्या होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब कवानीन में जो तरमीम की गई थी, इमरान खान साहब की दरखास्त को फिक्स किया है और 3 रुकनी बेंच जो उसके ऊपर समाअत कर रहा है। अब ऐसा ये तासुर मिल रहा है कि जब आप क्योंकि अमेरिका में इस तरह हुआ भी, जहां पे एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स थी उसे रिविजिट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसी नजीर को सामने रखते हुए एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव की पावर को रिविजिट कर सकती है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये मैटर टेकअप करती है, जिसमें जब कोई शख्स या एग्जीक्यूटिव अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए कानून में रद्दोबदल करता है तो फिर इसको रिविजिट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे देखना है कि ये मामला जो कवानीन में तब्दीली की गई उससे किसको फायदा पहुंच रहा था। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई एक्शन ले सकती है? क्योंकि सर ये मामला बड़ा संजीदा भी है और इतना सीधा नहीं है, क्योंकि आज नून लीग ने ये काम किया और कल को जब किसी और जमात की हुकूमत आती है तो उसको रिवर्स भी कर सकती है, ये भी बताइएगा। और अगर रिवर्स कर दिया जाए तो फिर इन सजाओं का, इन केसेस का, इसकी क्या पोजीशन होगी? अच्छा, असूली तौर पर तो देखिए नैब के कवानीन में मेजॉरिटी जो तरमीम की गई हैं वो पर्सन स्पेसिफिक हैं, और वो नैब के कानून को तो वैसे ही खत्म कर दिया। जरूरत नहीं है ना इस नैब के कानून की, सब फौजदारी अदालतों में जाए, एंटी करप्शन में जाए, स्पेशल लॉ की जरूरत ही खत्म कर दिया आपने। यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन 2005, यहाँ प्राइवेट लोगों के साथ ज्यादती होती थी, उसमें तरामीम की मैं समझता हूँ जरूरत पड़ती थी, लेकिन ये जितनी तरह, और दो बड़े मेजर फ्लॉ हैं। एक तो है कि इसमें अपोजिशन जमातों का हाथ ही कोई नहीं, अपोजिशन जमातें तो जैसे अब बाहर बैठी हुई थी और उनकी गैर मौजूदगी में ये कानून पास कर लिया गया। ये पूरी विल ऑफ दी अपना कौमी असेंबली नहीं, अगर होते तो बात और थी। दूसरा जो है कि कई तरामीम ऐसी हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर से मुतसादम है, फंडामेंटल, यानी आज आप कहें कि कत्ल की सजा जो है मैं खत्म कर दूं, तो कत्ल की सजा आप खत्म नहीं कर सकते। ये इस्लामिक प्रोविजन के अगेंस्ट भी होगा और बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को सामने रख के भी होगा। तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले तो है कि सारे का सारा सेट असाइड करेगी और पार्लियामान में दोबारा भेजेगी कि दोबारा इसको जज करे एक एक को। दूसरा ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद एक स्पेशल कमेटी बनाए, कमेटी इसके ऊपर बैठकर अपना तवज्जो से देखे कि क्या इससे नैब की हैसियत, एक्सपर्टीज को बुलाने के बाद, अब ये फाइनल नहीं करेगी। तीसरा ये है कि सारे का सारा कलअदम करार दे दे और नैब का पुराना कानून जो है वो रिवाइव हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे जजेस मौजूद हैं जो समझते हैं करप्शन कुछ नहीं है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक ऐसे ही नैरेटिव बना लेते हैं। जब बंदा पूछे, और वो तो समझना चाहिए ना आपको, हमारे यहाँ आपको पता है एक मशहूर जमाना केस जस्टिस काजी फाइज ईसा का मिसेस सरीना का केस अगर उठाकर देखें आप, तो वो अपना कैसे हो सकता है। कुछ चीजों को समझना है आपके लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है। तो मैं जहां समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले बड़ा सीरियस लेके, इस मुल्क में अगर इस तरह के कवानीन बनेंगे ना, तो इस मुल्क पे फिर अनारकी होगी, शरीफ आदमी की कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ ताकतवर आदमी छाया रहेगा और इस हम्म। निजाम के साथ वो खेलता रहेगा। सर अब नवाज शरीफ साहब की जहां तक बात है, तो नवाज शरीफ साहब आपको लगता है फौरी आएंगे या भी रास्ते हमवार किए जाएंगे? पहले तो वो अपना ना जी जो है ऑडियो लीक वाला मामला जो है ना, और ऑडियो लीक के मामले में मैं खबर आपको देता चलूँ, आपको मैं साथ में उसके साथ जोड़ूंगा आपको इसको नवाज शरीफ के साथ। ऑडियो लीक जो है ये डॉन लीक्स वालों ने करवाई है। डॉन लीक्स में तारक फातमी, परवेज रशीद, मरियम सफदर, और आपने शुरू में देखा कि एक दो ऐसी ऑडियो लीक कराई गई, कोई ताल्लुक नहीं, शो किया गया कि नवाज शबाज शरीफ बड़ा है, वो इंडिया के खिलाफ चल रहा है, ये है वो है, और साथ ही इमरान खान की निकाल दी कि अगली ऑडियो लीक्स इतनी खतरनाक है, वो इदारों को मिलायन करने की साजिश है। यानी ये तो लग रहा है कि जैसे इदारे में से कई ऐसे लोग हैं जो इनको फेवर की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ खानदान पे हमारे इदारों को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और वो बड़ी भयानक चाल अब चलने वाले हैं और वो खतरनाक है।
इसके लिए जुडिशियल कमीशन मान के, जैसे मेमो स्कैंडल का हुआ था, 3 चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स आए थे, या अभी रिसेंट हाजिर सर्विस जज 3 है जो इसकी इंक्वायरी करें। और इन हालात के अंदर मौका देखते हुए नवाज शरीफ जरूर आएंगे पाकिस्तान में, वहां कोशिश की जाएगी। आप लंदन में बैठे हुए हैं, अनीक नाजी ने एक प्रोग्राम ऐसे बड़ा खतरनाक, जो नजीर नाजी साहब के साहबजादे हैं, और उन्होंने धमकी दी कि इस्लामाबाद में बैठे एक जज को पता नहीं क्या बता दिया गया, वरना क्या हो जाएगा, और आसाग डार ने धमकियां दे दी। अब वो वाली वीडियो इतनी अहम हो चुकी है इस सारे मसले के अंदर कि आखिर वो, यानी इसको अब अगर हमारी अदालतों ने इसको सीरियसली नहीं लिया तो मसाइल बनेंगे। वरना ये है कि उसी को ब्लैकमेलिंग की अगर शक्ल में ले लिया जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ भी बरी होगा। हो सकता है जो ये बातें कर रहे हैं, नई जूरिस्प्रूडेंस सेट कर दी जाए कि जनाब एक बंदे को हार पहनाकर रेड कारपेट बिछाकर लाया जाएगा, कोर्ट भी नहीं जाएंगे और बरी हो जाएंगे। यानी अगर ये इस तरह की बातें देखेंगे तो फिर तो मैं यही कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया अजय सदीक साहब। व्यूअर्स, ये शो था हमारा आज का। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा इस केस से मुतल्लिक, और कोई अगर आपका सवाल भी हो वो भी आप भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।